नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन क्या कर रहे हैं, बिहार स्पेशल के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि हमने मगध के विषय में चर्चा किया और आपको बताया कि जो 16 महाजनपद हुआ करता था उसमें बिहार स्थित मगध महाजनपद जो सबसे अधिक कह सकते हैं शक्तिशाली और समृद्ध रहा। इस पर तमाम वंश जो मगध साम्राज्य में रहे उस पर हमने चर्चा कर लिया। और उसके बाद जो सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने कहा कि मौर्य प्रशासन किस तरह से कार्य करता है, उससे जरूरी मुद्दे की भी हमने बात कर ली। अब देखिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह गुप्तकालीन प्रशासनिक विशेषताओं को लेकर के। साथियों, इसलिए भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। आप पीवाईक्यू देखिए और पीवाईक्यू में देखेंगे कि लगभग प्रत्येक ईयर जो है एक न एक प्रश्न आपको गुप्तकालीन प्रशासनिक विशेषताओं से पूछा जाता रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजों को देख लेते हैं कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था हम गुप्त काल के विषय में समझना चाहते हैं तो उसका हायरार्की क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, उसको समझिए। जैसे कि इसको देखने से पहले जो मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में लाइए। जैसे कि देखिए कि हमारे देश की अगर प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो केंद्र सरकार है, ठीक है। केंद्र सरकार में देखेंगे, फिर राज्य सरकार उससे नीचे, राज्य में देखेंगे तो कई डिस्ट्रिक्ट, राज्य जो है कई डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। उसके बाद नगर प्रशासन है, फिर जो है गांव है, स्थानीय प्रशासन जिसको कहते हैं। और हमारे देश की व्यवस्था में ही देखेंगे तो तीन तरह की जो मूलभूत आपको पिलर दिखेगा लोकतंत्र का, जिसमें एक जो है विधायिका, दूसरी जो है कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। तो अब यहां पर देखेंगे कि अलग से न्याय प्रशासन की भी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर देश में जैसे देश की सीमा को, जो सीमा रेखा क्षेत्र है उसको भी, देश के अंतर्गत भी जो चीजें हैं, आंतरिक अगर अशांति की स्थिति होता है तो सैन्य प्रशासन भी है ताकि उन चीजों को सही किया जा सके। ये तमाम चीजें आपको प्रशासनिक स्थिति से गुप्तकाल में भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, जरा इस पर लौट के आइए, देखिए आपको वही चीजें देखने को मिलेगा। केंद्रीय प्रशासन यानी कि समझ लीजिए केंद्र सरकार की बात की जा रही है। प्रांतीय प्रशासन उससे नीचे यानी कि राज्य सरकार की बात की जा रही है। जिला प्रशासन, राज्य कई जिलों में डिवाइड है। इसके बाद नगर प्रशासन, नगर के बाद स्थानीय प्रशासन जिसको आप गांव के स्तर पर देख सकते हैं। इसके अलावा न्याय प्रशासन यहां अलग से देखेंगे और सैन्य प्रशासन कैसे काम करता है इसको भी अलग से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं ना तो आधा काम आपका यहां पर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या हमने चर्चा किया था, केंद्रीय प्रशासन को लेकर के। तो केंद्रीय प्रशासन को सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे जरा यहां पर आइए, केंद्रीय प्रशासन गुप्तकाल की। अब देखिए यहां पर गुप्तकालीन राज और केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख कौन हुआ करता था, राजा। जैसे कि भारत के अभी अगर देखेंगे वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही राजा, और राजा वगैरह जो थे कई तरह के उपाधि वगैरह लिया करते थे, जिसमें से राजा को उस वक्त महाराजा धीराज भी कहा जाता था। प्रशासन जो है, सेना, वित्त, न्याय, इन सब का अंतिम अधिकार किसके पास होगा, राजा के हाथों में होगा। आपने बाहुबली फिल्म देखी है, उसमें क्या कहा जाता है कि मतलब राजा जो है उसका शब्द जो है वह देवता का शब्द है ना, वो जो बोल देगा वही होगा अंततः निर्णय। यानी कि राजा के अंतर्गत कई तरह की शक्तियां निहित है। अब कई तरह की शक्तियां निहित है कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि देखिए, जैसे कि डेमोक्रेसी का मैंने अलग अलग पिलर कहा कि विधायिका का अपना कार्य है, कार्यपालिका का अपनी कार्य और उत्तरदायित्व है, और न्यायपालिका इन दोनों से अलग है। यानी कि तीनों का अलग अलग स्वरूप है। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की बात हम करते हैं, पावर ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं। लेकिन ये जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की बात की गई है, ये लोकतंत्र के आधार पे। राजतंत्र में जब आप देखेंगे तो आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगा। राजतंत्र में तमाम तरह की शक्ति जो है वह एक ही में निहित है, और वह किसमें है, राजा। राजा ने जो कह दिया, महाराजा धीराज ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। राजा की वाणी मानो देवता की वाणी है। तो चाहे वो प्रशासन की बात हो, यानी कि कार्यपालिका की बात हो, एग्जीक्यूशन का, वो भी राजा के पास ही रहेगा। आर्मी की बात राजा के पास, फाइनेंस राजा के पास, न्याय की बात की, न्याय देने वाला कौन होगा, राजा ही न्याय भी सुनाएगा। तो ये सब कुछ जो है राजा के हाथों में हुआ करता था। गुप्त शासकों ने देखेंगे बहुत तरह की उपाधियां धारण की, है ना, जैसे कि महाराजा धीराज हो गए, जैसे कि परम परमेश्वर भी हुआ। परमेश्वर क्या है, यानी कि राजा को देवता के बराबर देखा जाता है, परम देवता, परम भट्टाकर ये भी कहा गया। और इन सब चीजों से क्यों, जनता पर प्रभाव पड़ना, जनता के बीच में अपनी वजूद जो है वो करना।
और गुप्त शासक हमेशा ही उनका ये दावा था कि वो स्वयं को देवी अधिकारों से जोड़ करके देखते थे कि देवता का जो एक तरह से है ताकत है उनमें, उस तरह के अधिकार हैं। गुप्त शासकों के अधीन कई सारे छोटे छोटे राजा हुए और इस वजह से आपको देखा जाएगा कि मगध साम्राज्य का विस्तार जो है वह दूर दूर तक फैला। गुप्तकालीन प्रशासनिक स्वरूप में मौर्य की तुलना में यह जो है केंद्रीकृत नहीं रहता है। तो इसके क्या तात्पर्य हुए, क्या क्या चीजें था, वो आगे चल के हम देखेंगे। अब यहां पर देखेंगे एक चीज जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि चंद्रगुप्त के नवरत्न के विषय में पढ़ाया था आपको, है ना, और मैंने कहा था कि यह बेहद महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे। तो जरा देखिए क्या क्या है नवरत्न, यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में 9 ऐसे रत्न थे, 9 ऐसे व्यक्ति थे, 9 ऐसे विद्वान थे जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट थे, सर्वश्रेष्ठ थे। उनके विषय में जरा देखते हैं। और दूसरी बात, उनके नाम क्या थे, उनका क्षेत्र क्या और उनकी प्रमुख रचना क्या था, या वो किस क्षेत्र से आते थे, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे पीवाईक्यू भर भर के प्रश्न पूछे जा चुके हैं इससे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले अमर सिंह के विषय में जानते हैं। अमर सिंह जो है वह शब्दकोश के जानकार रहे, इस क्षेत्र में कार्य किया। जैसे कि डिक्शनरी की चर्चा करते हैं ना, तो ऐसे अमरकोश जो है डिक्शनरी के क्षेत्र में बेहतर काम किया। और इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है अमरकोश, ये पूछा जाता है। ठीक है, अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न में से एक थे। इनके प्रमुख रचना कौन से, तो अमरकोश जो विकल्प में देगा उसमें जाना है आपको। दूसरा नाम धन्वंतरी। धन्वंतरी को कौन नहीं जानता, है ना। धन्वंतरी जो है चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे घटकर पर जो काव्य के क्षेत्र में मशहूर रहे और इनके नाम पर ही घटक पर काव्य की रचना की गई। और सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कालिदास। ठीक है, कालिदास नाटक और कविता के क्षेत्र में इनका एक जो है अलग तरह का वजूद है, नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन रचना है। रघुवंशम बहुत बेहतरीन रचना। इसके बाद देखेंगे छपकन। छपकन जो है ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम इनका रहता है, ज्योतिष शास्त्र की रचना इन्होंने किया। इसके बाद शंकु जो देखेंगे स्थापत्य के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में कह सकते हैं, बेहदकार और शिल्प शास्त्र के जानकार रहे। वारामिहिर देखेंगे, वारामिहिर भी ज्योतिष के जानकार रहे। और बृहद संहिता जो काफी चर्चा में रहता है, ये वारामिहिर द्वारा ही रचित है। वररुचि जो है वो व्याकरण के जो है जानकार रहे, किस तरह से लोग भाषा को समझ पाए, तो व्याकरण को कितना सरल किया जा सकता है, खास करके संस्कृत व्याकरण को लेकर के, संस्कृत की समझ को लेकर के बात की गई। तो वररुचि जो है इसमें बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने और संस्कृत व्याकरण को बड़े ही सरल अंदाज में लोगों तक पेश किया। इसके अलावा एक जो है वह है बेताल भट्ट। और बेताल भट्ट जादू टोना में माहिर थे, हाथ की सफाई में बहुत माहिर इन्हें माना जाता था। मंत्र शास्त्र की इन्होंने जो है वह रचना की। इसलिए देखेंगे कि जो जादूगर वगैरह होते हैं, जो मैजिशियन होते हैं, बेताल भट्ट को अपना गुरु मानते हैं सब, है ना, क्योंकि जादू के क्षेत्र में इनके जैसा कोई नहीं माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी पूछा जाता है चंद्रगुप्त के नवरत्न के विषय में। अब देखिए उस वक्त का अगर देखेंगे आप गुप्ता अंपायर के विषय में चर्चा करेंगे, जो यहां से आपको चलता है पाटलिपुत्र से, और देखिए तो पूरी जगह पूरे भारत के कम से कम उत्तर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। यहां देखेंगे तो आपको कुछ पश्चिमी क्षेत्र और खास करके तमिलनाडु वाला एरिया, ये वाला हिस्सा नहीं, और नॉर्थ ईस्ट पर यह जो है गुप्त अंपायर का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्तकालीन अधिकारी के विषय में समझिए। गुप्तों की नौकरशाही व्यवस्था मौर्यों जितनी विशाल या सुसंगठित नहीं रहती है। नौकरशाही को अमात्य के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। तो ये शब्द आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में देख सकते हैं, अमात्य। तो नौकरशाही जैसे कि ब्यूरोक्रेसी कहते हैं ना आज के जो IAS IPS होते हैं, तो ऐसे ही अमात्य उनको कहा जाता था। ठीक है, अब अमात्य के क्या क्या पद हैं और कौन कौन प्रमुख उस पद के हैं देख लीजिए। महाबलाधिकृत, अगर पूछा जाए कि महाबलाधिकृत, तो वो सेनापति होंगे। देखिए दिया कैसे जाएगा प्रश्न, पद दे देगा, प्रमुख कौन कौन होंगे वो दे दिया जाएगा, और फिर क्या कह जाएगा, मिसमैच करके आपको कहेगा सुमेलित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे। देखिए महाबलाधिकृत, तो बल शब्द यहां जुड़ा हुआ है ना, बल से आप समझ जाएंगे ना, सेना की बात की गई है, तो सेना वाले इसमें ला दीजिएगा। देखिए संधि विग्रहिक, यानी कि युद्ध एवं शांति का मंत्री। देखिए संधि तो आ गया ना शांति। इसके बाद महादंड नायक, देखिए दंड है तो दंड से क्या हो जाएगा, न्यायाधीश है। इसके बाद है दंड पाशिक। दंड पाशिक क्या है, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। यहाँ जो दंड नायक जो दंड देगा, दंड पाशिक उसको सजा देगा। भंडागाराधिकृत, अब देखिए भंडार की चर्चा किया, यानी कि राजा का कोष, राजकोष है ना, तो ये होगा राजकोष अधिकारी हो जाएगा। और देखिए महाछपटिलक, महाछपटिलक जो है, ये देखिए छपटिलक जो
है वो लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। और यहां पर देखेंगे महाप्रतिहार, तो प्रतिहार विषय में क्या है, महल संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला जो अधिकारी होता है उसको महाप्रतिहार कहते हैं। तो शब्द से जाइएगा, क्योंकि याद करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन मूल शब्द को यदि आप पकड़ लेते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि उसका काम क्या रहा। तो मिलान करने दे देगा तो आप उससे घबराएंगे नहीं। इस मैप को भी ध्यान रखिए, इस मैप को इसीलिए भी ध्यान रखिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्र का कहां कहां उस वक्त में विस्तार था, तो आप ये देख सकते हैं। और गुप्ता एम्पायर का जो विस्तार है तो वो खास करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में रहा है, तो नहीं रहा। खास करके अगर पूछा जाए क्या पश्चिमी क्षेत्र में रहा है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं रहा। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है और वो आपको मैप से ही याद रहेगा। अब चलते हैं केंद्रीय प्रशासन के बाद हमने क्या चर्चा किया था, दूसरे स्तर पर चले आते हैं। केंद्र सरकार के बाद क्या, राज्य सरकार। तो केंद्रीय प्रशासन के बाद क्या, प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन में आएंगे तो साम्राज्य जो है वह राजा के अधीन यहां पर होगा। प्रांत में देखेंगे तो यह क्या होगा, राष्ट्रपति जो है उपरिक गोप्ता कहा गया। जिला जो है, जिला में विषय जिसको कहा गया, मैंने पहले पढ़ाया था आपको, और मैंने कहा था जिला के प्रमुख को क्या कहा जाता है, विषयपति या फिर आयुक्त। और ग्राम समूह की जब चर्चा करेंगे तो विधि या तहसील, इसके अलावा पेठ, ये पेठ बहुत महत्वपूर्ण है, आगे मैं भी बताऊंगा। और ग्राम के स्तर पर जो है वह ग्रामिक होगा। ये पेठ ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है तो आगे आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब प्रांतीय प्रशासन के बाद थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर नगर परिषद को लेकर के। नगर परिषद के में जब देखेंगे तो व्यावसायिक समूह को लेकर के यहाँ पर बात किया जाएगा। और व्यावसायिक समूह की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा नगर सृष्टि होगा। नगर सृष्टि जो क्या होगा, नगर सृष्टि का प्रधान होगा। और सार्थवाह क्या होगा, व्यापारिक काफिले का प्रधान होगा। प्रथम कुलिक क्या होगा, प्रधान शिल्पी होगा। और प्रथम कायस्थ क्या हो जाएगा, प्रधान लेखक होगा। तो आपको यहां पर भी आपको देखना क्या है कि नगर परिषद की जब बात की जाएगी तो नगर परिषद में कार्य किनके किनके हैं और वह कार्य कौन कर रहा होगा, कार्य का क्षेत्र क्या होगा, ये मिलान करने में प्रश्न आपको दिया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय शासन की जब व्यवस्था करेंगे तो स्थानीय शासन में देख लीजिए विधि से छोटी इकाई पेठ यहां पर हुआ करती थी। पेठ क्या है, अनेक ग्रामों का एक समूह होता है। यहां समझिए, जो मैंने यहां पर हायरार्की दिखाया आप इसको समझ लीजिए। देखिए पेठ की जब बात करेंगे तो दो चीजें आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है, ग्राम समूह। ग्राम समूह क्या था, विधि ज्यादातर पूछा जाएगा। तहसील आज के शब्द हैं, कम पूछा जाए, मुगल साम्राज्य में चलता था। विधि ध्यान रखिएगा। और ग्रामिका, अब देखिए पेठ जो होगा वो ग्रामिका से बड़ा और विधि से छोटा, इस दोनों के बीच का हिस्सा जो होगा वह पेठ होगा। तो विधि से छोटी इकाई क्या, पेठ। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्रम सजाने को लेकर के बताना है कि हाँ भाई विधि से छोटी इकाई कौन सा है, पेठ है। अब पेठ क्या है, पेठ होता है ग्रामों का समूह, है ना, या ऐसे कह सकते हैं, एक शब्द और जोड़ना चाहे तो अनेक ग्रामों का समूह। बहुत, ग्राम मतलब गांव, बहुत सारे गांवों को जोड़ दिया गया समूह में तो वो पेठ बना। अब यहां पर अगर देखेंगे तो पेठ के हिसाब से देखा जाए ये सबसे छोटी इकाई इसकी क्या होगा, गांव होगा। और गांव का प्रमुख क्या होगा, यहां पर ग्रामिक होगा। तो ये तीनों को एक समूह में आपको पढ़ना है, ठीक है। इस तीनों को क्या करना है, एक साथ स्टडी कीजिएगा। यहां से प्रश्न रहता है तो गलत नहीं होना चाहिए। महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, कुटुंबी, तलवारक इत्यादि अधिकारियों की सहायता से गांव की व्यवस्था जो है उसको देखा जाता था। और ये सब चीजें जो है यहाँ पर ग्राम समूह के स्तर पर विधि, पेठ, और ये ग्राम के स्तर पर ग्रामी की सारी व्यवस्था जो है देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जब देख लिए तो हमें एक चीज समझना है। अब न्याय प्रशासन को लेकर के बात करते हैं, जो मैंने अलग से कहा था कि हम जुडिशियरी की भी बात कर लेंगे। तो न्याय प्रशासन कैसे आगे चलता है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर गुप्त काल में दीवानी और फौजदारी कानूनों की विस्तृत व्याख्या की गई थी। यानी कि इस तरह के कानून जो कि उत्तराधिकार से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, है ना, ये सब कानून भी, और जो दूसरा चोरी डकैती इस तरह के मामले जो हैं ये भी। तो दीवानी और फौजदारी कानूनों की अलग से व्याख्या पूरी तरह से किया गया। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलेगा कि दंड विधान जो है बहुत कठोर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये देखा जाता है कि अपराध बेहद कम होते हैं। प्रथम विधि निर्माता जो है बृहस्पति को यहाँ पर माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था मौजूद था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था को लेकर के चर्चा किया गया है। हाँ, वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्या किया जाता था, न्याय दिया जाता था।
यानी कि ब्राह्मणों के लिए अलग से व्यवस्था न्याय की, है ना, जिसे दिव्य परीक्षा कहा जाता था। तो दिव्य परीक्षा पूछा जाता है, पूछा जा चुका है बल्कि, तो ये ध्यान रखना है कहां पर, गुप्त काल में हो रहा है। और किस बात से दिव्य परीक्षा जुड़ा हुआ है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार न्याय देने की व्यवस्था जो था उससे। अगर दलित ने कोई घटना किया है तो उसके लिए अलग से न्याय की व्यवस्था है, क्षत्रिय के अलग है, वैश्य के लिए अलग है, ब्राह्मण के लिए अलग है। तो ये ध्यान रखना है, इसी को दिव्य परीक्षा के तौर पर यहां पर जाना गया। राजस्व प्रशासन की बात करेंगे तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि का कर है। यानी कि राजा के पास खजाने में जो पैसा आ रहा है वह टैक्स से आ रहा है, भूमि के टैक्स से। अब जिसको अलग अलग मतलब शब्द में कहा गया, कहीं भाग हो सकता है, भोग हो सकता है, उदंग हो सकता है, उपरिक हो सकता है, हिरण्य हो सकता है, ये सारे शब्द जो है चर्चा में आया है। राज्य समानता उपज का 1/6 भाग जो है कर के रूप में ले लिया करता था। ये ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल के हिसाब से आपको, गुप्त काल में जब राजस्व की चर्चा किया जाए और कहा जाए कर कैसे लिया जाता था तो 1/6, ये आपको ध्यान रखना है। नारद स्मृति में भूमि के प्रकार क्या बताया गया, अर्ध खिल खिल जो है, यानी कि खिल जिस भूमि पर एक वर्ष से खेती ना की गई हो, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि अर्धखिल खिल क्या होता है, खिल क्या होता है, वन क्या होता है। और यह गुप्त काल से संबंध में नारद स्मृति से जोड़ करके भूमि के प्रकार में पूछा जाता है। और इधर ये दे देगा और कहेगा मिलान करने, या अगर सीधे पूछ लिया जाए तो ये पता होना चाहिए। यानी कि अर्धखिल खिल की बात किया जाएगा तो ऐसी भूमि जिस पर एक वर्ष से खेती ना की गई हो। आज भी हम लोग कहते हैं ना कई बार कि ये जो है चौर है या परता भूमि है, तो ये क्या होता है, बहुत समय से खेती नहीं किया गया उसको लेकर के। इसके अलावा खिल आता है, खिल में कहा गया जिस भूमि पर 3 वर्ष तक खेती ना की गई हो, ठीक है। और वन ऐसा होता है जिस भूमि पर 5 वर्ष तक खेती ना की गई हो। तो ऐसे समझना है, 5 वर्ष तक खेती नहीं तो वन, 3 वर्ष तक खेती नहीं तो खिल, अर्धखिल खिल क्या 1 वर्ष तक खेती ना की गई हो तब। अमर सिंह द्वारा जो वहां पर लिखित अमर कोश होगा, अमर कोश बताया था ना मैंने, जो डिक्शनरी होता है, अमर कोश नामक ग्रंथ में भू स्वामित्व के लिए निवि धर्म का प्रयोग किया गया है। ये जो शब्दकोश था, डिक्शनरी था, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। अब जरा यहां पर जो न्याय के बाद हम सैन्य प्रशासन की चर्चा करते हैं, जो आखिरी इसका कड़ी है। गुप्त शासकों का अपना सैन्य संगठन जो है वह विस्तृत नहीं रहा, कम से कम मौर्य के तरह तो निश्चित तौर पर विस्तृत देखने को नहीं मिलता है। तो युद्ध के मौके पर ये क्या करेंगे, सामंत व अधीनस्थ शासक उन्हें अपने क्या करेंगे, सैनिक सहायता देंगे। जब इनको युद्ध करना होगा तो मैंने बताया ना, इनके अधीन बहुत सारे छोटे छोटे राजा हैं, सामंत हैं, तो ये सामंतों तक जो है संदेशा भिजवाते थे कि हमें सेना की आवश्यकता है, घोड़े हाथी की आवश्यकता है। तो वो सामंत या जो अधीनस्थ शासक रहे, छोटे छोटे राजा, वो उनकी सहायता किया करते थे। और मौर्यों की तरह गुप्तों का अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार भी नहीं यहां पर हुआ करता था। मौर्य में भी यही देखा गया। तो सैन्य प्रशासन में कुछ ही फैक्ट रहता है जहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इतना से आपका काम बन जाएगा। तो यहां पर मैं ये मान के चलता हूं कि मौर्य शासन की पहले हमने चर्चा कर लिया था, और फिर गुप्त साम्राज्य की कुछ विशेष विशेषताएं जो है उसकी भी हम चर्चा कर लिए। यहां से अगर प्रश्न आता है तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, कहां से प्रश्न पूछा गया है, कहां से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, ये सब मैं चर्चा कर चुका हूं। तो अपने अध्ययन अध्यापन को उसी आधार पर लेकर के आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।